हेलो गाइस, वेलकम टू शाम्भवी क्लासेस। तो हम आज कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस साइंस के स्टार्ट करेंगे। साइंस में हम फिजिक्स टॉपिक से स्टार्ट करेंगे एंड फिजिक्स टॉपिक में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज सिल्वर गेट्स कोरोडेड ड्यू टू। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एयर में प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से सिल्वर कोरोड हो जाता है? ओके, ये हमको पता करना है। तो चार ऑप्शन हमारे पास में: ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो अगर हम सिल्वर की बात करें तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज है उसमें जो नाइन्थ कॉलम होता है उसमें सिल्वर मिलता है हमको। तो ऊपर से नीचे आने पे देखेंगे तो आपको कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम मिलेगा और इनकी जो रिएक्टिविटी है ये ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। तो इस वजह से ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, इनको नोबल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। नोबल एलिमेंट्स इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज दीज एलिमेंट्स डू नॉट रेडियली रिएक्ट। ओके, आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसी वजह से हम देखिए कि प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर इनका बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाने में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज ये एटमॉस्फेयर से इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं। ओके, अपनी लस्चर को ये मेंटेन रखते हैं काफ़ी टाइम तक। तो अगर हम बात करें गोल्ड और प्लैटिनम की, ये कुछ ज़्यादा ही इनर्ट है तो ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं। सिल्वर और कॉपर कंपेरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऑक्सीजन जो है वो इतना ज़्यादा रेडिली सिल्वर से रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर बात करें तो ये जब सिल्वर से रिएक्ट करती है तो Ag2S एक कंपाउंड बनता है जिसकी वजह से जो सिल्वर की लस्टर है ना वो चली जाती है और ये ब्लैकिश हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली रिएक्ट बहुत कम करती है। नाइट्रोजन तो ऑलमोस्ट एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो नाइट्रोजन के रिएक्शन के लिए अप्रॉक्स 1400 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर का जब टेम्परेचर होता है तब इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो इसी वजह से आप देखेंगे ना, तो जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनमें नॉक्स नहीं बनते, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नहीं बनते हैं, इसलिए पेट्रोल इंजन जो है वो कम हार्मफुल है। जबकि आप डीजल इंजन की बात करोगे ना तो उसमें नॉक्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट डीजल इंजन को बहुत ज़्यादा बैन करती है या उनके जो प्रोलॉन्ग यूसेज हैं उनको बैन कर देती है। 15 साल के बाद में ऐसी पॉलिसीज निकालती है कि आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे सिल्वर जो है वो कोरोड होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकेंड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड इज द करेक्ट आंसर बिकॉज Ag2S बनता है और सिल्वर अपनी लस्टर को लूज कर देता है, ब्लैकिश कलर का हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन का रेशियो अगर 1.5 से ज़्यादा है तो नॉर्मली उसका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं रहता है। इसका रीज़न ये है कि देखिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो है वो सारे पॉजिटिव चार्ज के, अगर आप इतना सारा पॉजिटिव चार्ज एक साथ रख दोगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक है, तब न्यूक्लियस में क्योंकि न्यूट्रॉन्स भी होते हैं तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होते हैं वो बाइंडिंग एनर्जी से एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। पर अगर ये रेशियो थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो फिर जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है वो न्यूक्लियस को संभाल के नहीं रख पाती। तो क्या होता है, अल्फा, बीटा और गामा नाम की तीन रेज हैं जिनके थ्रू, अल्फा बीटा पार्टिकल है, गामा रे है, तो इनकी वजह से इनके फॉर्म में न्यूक्लियस से डिफरेंट डिफरेंट रेज निकलती हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं और वो अपने जो न्यूक्लियस को है वो स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो ये जो केस है, सिनेरियो है, ये हायर एलिमेंट्स में ज़्यादा होता है। तो अगर हम बिस्मिथ की बात करें, बिस्मिथ 83, इससे जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो रेडिली रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। इसके अलावा भी कंपाउंड हैं जो लोअर हमारे एटॉमिक नंबर के हैं, लेकिन उनका क्या होता है, उनके आइसोटॉप्स आइसोबार्स होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं जिनमें ये जो रेशियो है वो डिफरेंट होता है। जैसे आप हीलियम देखोगे तो हीलियम 2He4 तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। ओके, लेकिन 2He3 जो है वो रेडियो एक्टिव है। इसका रीज़न यही है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, जो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो है वो 1.5 से ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो जो अब यहाँ पे बात करें अगर एक ऑप्शन की, तो देखिए ये ऑप्शन देख के तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सबको पता है यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम से एटॉमिक बॉम्ब बनता है, यूरेनियम से रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल में यूज़ करते हैं इसको। और कोबाल्ट है, कोबाल्ट हमने अभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज पढ़ी थी उसमें आता है। तो आयरन के बाद में कोबाल्ट आता है, आप उसमें देखोगे तो आयरन का 26 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 27 होता है। ओके, इसके बाद निकल आता है, उसका 28 होता है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एलॉइंग करने में। एलॉइंग मेनली स्टील की एलॉइंग होती है, उसमें यूज़ होते हैं। क्रोमियम जो है स्टेनलेस स्टील में यूज़ होता है। क्रोमियम मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनता है, यानी कि स्टील में कोरोजन की जो प्रॉब्लम है ना वो एक तरीके से ख़त्म हो जाती है। आर्गन
आर्गन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इनर्ट एटमोसफियर को क्रिएट करने में। ओके, अगर आपको वेल्डिंग करनी है तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन से कट ऑफ करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप हाई टेम्परेचर पे वेल्डिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आप आर्गन का एटमोसफियर क्रिएट करते हो। इसका रीज़न ये है, आर्गन जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद में थर्ड मोस्ट एबंडेंट गैस है हमारे जो भी एटमोसफियर है उसमें। ओके, सो जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका आंसर है यूरेनियम। ओके, यूरेनियम से एटॉमिक बॉम्ब ही बनते हैं। ओके, इंडिया का लेकिन एटॉमिक बॉम्ब किस एलिमेंट पे बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन प्लूटोनियम। इसका 94 होता है एटॉमिक नंबर। तो इंडिया का जो एटॉमिक बॉम्ब है वो प्लूटोनियम पे बेस्ड है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज यूरेनियम। थर्ड ऑप्शन इज, इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो एसिड को कंटेन करता है? तो ये फिजिक्स का तो वैसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर इज स्टमक। स्टमक में एसिड होता है HCl। इसका पीएच भी बहुत लो होता है, आई थिंक 2 से 3 के बीच में होता है। तो बेसिकली ये एसिड होने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम अपना फूड है वो स्टमक में जाता है, तो उसमें अगर कुछ जर्म्स या बैक्टीरियाज वगैरह है ना, तो उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो वो हमारे अंदर हार्म क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ओके, और स्टमक में एक पेप्सिनोजन नाम का भी होता है एंजाइम, जो पेप्सिन में कन्वर्ट करके प्रोटीन के जो डाइजेशन है उसको इनिशिएट कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो एब्जॉर्प्शन, फूड एब्जॉर्प्शन ही मेनली करती है। एंड अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स तो एक तरीके से ऑर्गन हमारे यूज़ का नहीं होता है, तो कई बार इसको निकाल भी देते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, उसमें फूड फूड थोड़ा बहुत वेस्ट कुछ अगर चला जाता है तो। सो करेक्ट आंसर इज स्टमक, जिसमें एसिड होता है। तो हमारी स्टमक की लेयर जो है म्यूकस से प्रोटेक्टेड रहती है और उसमें एसिड रहता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क। तो इसका करेक्ट आंसर है सिल्क। सिल्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसकी अगर स्ट्रेंथ देखेंगे आप तो स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, जो हाई एलॉय स्टील है उनसे भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो की बात कर रहे हैं। ओके, नहीं तो फिर सिल्क के ही आप दरवाजे नहीं बना लेना। अगर ऐसा है तो स्टील, अगर ये सिल्क ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है तो दरवाजे, खिड़कियाँ, कुर्सियाँ सब आप सिल्क की बना देंगे। स्पेसिफिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेंथ और वेट का अगर रेशियो देखेंगे ना, तो वो सिल्क का बहुत ज़्यादा है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सिल्क। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज पर्पस ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज टू। इस ऑप्टिकल फाइबर का क्या पर्पस होता है? तो ऑप्शन 1 इज रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। डिस्पेंस लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स। ये आप अगर देखोगे तो ये प्रिज्म का काम होता है। प्रिज्म ऐसा काम करता है कि जो लाइट की एक बीम जाती है उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स को उसके ब्रेक कर देता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज रिफ्रैक्ट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। ओके, यानी कि अपने थ्रू होके वो डिफरेंट कलर की लाइट को होके गुजरने देता है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। सो करेक्ट आंसर इज 4, ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। ये डिफरेंट कलर की लाइट को ट्रांसमिट करता है और एब्जॉर्ब करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव होता है इस प्रोसेस में। तो ऑप्टिकल फाइबर, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंटरनेट को प्रोवाइड करने में। ओके, सो आप देखें जहाँ पे भी हाई स्पीड इंटरनेट्स हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होता है और ये ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट वेवलेंथ को। ये वेवलेंथ सेलेक्ट करके उस लाइट को ट्रांसमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। ओके, so thank you guys for watching this lesson and please enroll to the course and आप कमेंट करिए, रिव्यू करिए और हमें बताइए आप नेक्स्ट लेसन किस में चाहते हैं। अगर आपको फिजिक्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोई कोर्स चाहिए तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। आई विल मेक सम कॉम्प्रिहेंसिव लेसन्स, कुछ 10-15 लेसन्स होंगे जिसमें आपके एसएससी में जो पूछे जाते हैं मोस्टली जो टॉपिक कवर होते हैं वो सब उसमें ले लेंगे। एंड कीप लर्निंग, स्प्रेड द वर्ड। आप बताइए सबको और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड करिए इस ग्रुप में। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।